पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम बीमा विषय पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हरीश वर्मा आपको इस विषय पर जानकारी दे रहा हूँ, इस विषय पर आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमे के प्रकार। सामान्यतः बीमा दो प्रकार का होता है, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। It is of two types, life insurance and general insurance. पहला है life insurance. It is the most popular form of insurance. इंश्योरेंस का ये सबसे प्रचलित माध्यम है। Under this insurance, the life of human being is ensured. इस बीमे में व्यक्ति के जीवन का बीमा करवाया जाता है, either for his death or for any डिफेक्ट्स और कॉजेज ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी। मतलब उसके मृत्यु होने के पर उसके जो आश्रित होंगे उनको राशि अदा की जाती है, अथवा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात इसमें राशि अदा की जाती है। और इसमें आप अपने जीवन का, व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवाता है, अथवा वो अपने शरीर के किसी भी भाग में कोई उसका टूट जाए या कोई उसमें कोई भी डिफेक्ट हो जाए, उसका बीमा इसमें करवाया जाता है। ठीक है। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, इसमें दो तरह के तत्व इसमें जनरली शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक इसमें क्षतिपूर्ति और दूसरा इसमें निवेश। इसमें दोनों तरह के तत्व इसमें शामिल होते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को कंपनसेशन पे किया जाता है, इसलिए ये क्षतिपूर्ति होगी। और यदि व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे एक निश्चित समय अवधि के पश्चात एक निश्चित राशि अदा की जाती है। और दूसरा है बेटा जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा। जो सामान्य बीमा होता है, जीवन बीमे को छोड़कर अन्य जितने भी प्रकार के बीमे होते हैं वे सारे सभी प्रकार के बीमे सामान्य बीमे में शामिल किए जाते हैं। Except life insurance, all types of insurance are to be included in the general insurance. Mainly जो इसमें इंक्लूड किया जाता है, that is fire insurance, theft insurance and marine insurance. Fire insurance means insurance against the fire, कि अग्नि के खिलाफ बीमा, कि अगर अग्नि से आपकी कोई क्षति हो जाती है, अग्नि के कारण आपकी संपत्ति की कोई क्षति हो जाती है, उससे बचने के लिए जो बीमा लिया जाता है, that is called fire insurance. सेकंड है थेफ्ट इंश्योरेंस, चोरी का बीमा। थेफ्ट में क्या होता है कि अगर आपकी संपत्ति की किसी भी प्रकार की कोई चोरी हो जाती है तो उसका कंपनसेशन आपको थेफ्ट इंश्योरेंस के द्वारा प्राप्त होता है। आप अपनी संपत्ति का, आप अपनी एसेट्स का थेफ्ट इंश्योरेंस करवाएंगे तो इन केस ऑफ लॉस बाय थेफ्ट you have to receive the compensation from the insurance company. And third one is marine insurance. This insurance is to be taken for the foreign trade. If you are doing the foreign trade and you are bringing the goods by way of marine, then you have to take the marine insurance. कि अगर आप विदेशी व्यापार कर रहे हैं और आप समुद्री मार्ग से अपने सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो समुद्री मार्ग में कोई भी क्षतिपूर्ति आपके सामान की हो जाती है, उससे बचने के लिए मैरीन इंश्योरेंस करवाई जाती है। तो ये थे बीमे के प्रकार। दो प्रकार का मैंने आपको बताया, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। सामान्य बीमा को हमने तीन भागों में आगे विभाजित किया। क्या क्या थे? वो था अग्नि बीमा और चोरी बीमा, और तीसरा था आपका मैरीन इंश्योरेंस, सामुद्रिक बीमा। ठीक है बेटा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing of this lesson, the most important topic of this lesson, that is principles or essential elements of insurance contract, कि जो आपका बीमा अनुबंध होता है उसके महत्वपूर्ण अंग क्या क्या हैं, अथवा बीमे के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अर्थात जब दो पक्षकारों के मध्य में बीमा किया जाता है तो उनके बीच में किन किन सिद्धांतों का उन्हें अनुपालन करना होता है। किसी भी बीमे को अगर वैध बीमा माना जाएगा तो किन कंडीशंस में उसे वैध बीमा माना जाता है, उसके क्या क्या सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पर वो बीमा किया जाता है, किन सिद्धांतों के आधार पर दो पक्षकारों के मध्य में अनुबंध किया जाता है। दैट इज फर्स्ट वन इज
प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, आपसी सद्विश्वास का सिद्धांत। कल भी मैंने आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि आपसी सद्विश्वास मीन्स कि जिस वस्तु का बीमा जिस व्यक्ति करनी होती है बीमाकर्ता को, बीमाधारी के द्वारा बीमाकर्ता को संपूर्ण जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यू हैव टू प्रोवाइड द फुल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एसेट्स और रिलेटिंग टू द लाइफ टू द इंश्योरर बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड। आपको जो भी जानकारी आपके पास है वो सभी जानकारियां प्रदान करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी को छुपाना नहीं चाहिए। मान लो आप जीवन बीमा करवा रहे हैं और आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप में कोई बीमारी है, आपको टीबी हो रखी है या आपको कैंसर हो रखा है और आप उस चीज को छुपाते हो, तो वो जो आपके बीच में अनुबंध है वो अवैध अनुबंध माना जाएगा। अर्थात आपको सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करनी चाहिए। उसी प्रकार किसी संपत्ति का आप जो बीमा करवा रहे हैं उस संपत्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी, सभी प्रकार की जानकारियां आपको प्रदान करनी चाहिए। किसे? बीमा कर्ता को। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति केवल उसी वस्तु का बीमा करवाया सकता है जिसमें उसका हित हो। जिस वस्तु में उसका हित हो उसी का ही वो बीमा ले सकता है, या जिस व्यक्ति में उसका हित हो उसी का ही वो बीमा करवा सकता है। यू कैन टेक द इंश्योरेंस ऑफ ओनली दैट एसेट्स इन विच यू हैव इंटरेस्ट, you have insurable interest, or you can take the life insurance of only those person in which you have insurable interest। जिस भी व्यक्ति में अथवा वस्तु में आपका कोई हित छुपा है उसी का ही आप बीमा ले सकते हैं। अर्थात आपका उसमें कोई हित होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि कोई संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति की कोई संपत्ति है, आप उसका बीमा ले लेते हो तो आपको उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आप केवल उसी संपत्ति का बीमा करवा सकते हैं जो कि या तो आपकी अपनी है या उस संपत्ति में आपका कोई हित जुड़ा है। ये जरूरी नहीं कि आप उसके मालिक हैं, लेकिन आपका उसमें कोई इंटरेस्ट जुड़ा है, आपका कोई हित उसमें जुड़ा होना चाहिए, तभी आप उसका बीमा करवा सकते हैं। अगर आपका उसमें हित नहीं जुड़ा है तो आप उसका बीमा नहीं ले सकते। मैं किसी दूसरे व्यक्ति के घर का बीमा करवा दूं और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या मेरा उसमें कोई हित नहीं है, तो मेरा वो जो बीमा है, मेरा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल माना जाएगा। लेकिन अगर मेरा उसमें हित है, जैसे मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के घर में स्टोर बना रखा है और मैं उस व्यक्ति के घर का बीमा लेता हूं, तो मेरा उसमें हित है। मैं वो मेरा जो इंश्योरेंस होगी या जो मैंने जो बीमा लिया है वो मेरा बीमा सही माना जाएगा। तीसरा है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इन केस ऑफ लॉस यू हैव टू रिसीव ओनली द एक्चुअल लॉस पेमेंट। whatever loss you are occurring, whatever loss is occurring, you have to receive only the compensation for that loss। इसकी you cannot take the insurance for the profit motive, आप लाभ कमाने के उद्देश्यों से बीमा नहीं ले सकते हैं। आपको केवल उतनी ही राशि अनुदान, उतनी ही राशि आपको, उतनी ही क्षतिपूर्ति आपको प्राप्त होगी जितने का कि आपका नुकसान हुआ है, जितनी आपकी हानि हुई है उतनी ही राशि आपको प्राप्त होगी। लाभ कमाने के उद्देश्य से आप बीमा नहीं ले सकते। जितनी वस्तु की वैल्यू होगी, जितनी एसेट्स की वैल्यू होगी उतनी ही राशि आपको प्राप्त होगी। लेकिन जीवन बीमे में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ पर जितनी राशि के लिए अपने व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया होता है उसे उतना ही कंपनसेशन प्राप्त होता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में आपको एसेट्स की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। whatever value you are having in the assets, for the assets you receive the only compensation for that amount, not more than that। Suppose you have to take the insurance for your car and the value of your car is 2 lakh rupees at the time of loss, तो you receive only 2 lakh, you will not receive the more amount। आपने बेशक उसका 5 लाख का बीमा करवा रखा है तो आपको 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, आपको केवल जो आपकी हानि हुई है वही आपको प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ वारंटी। वारंटी आपकी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक ऐसी जो कि आप
अपने जिसकी आप व्याख्या करते हो, जो कि आप बोल करके करते हो, और दूसरी जो स्वयं इसमें लागू हो जाती है। दो प्रकार की आपकी वारंटी दी गई है। पहली दी गई है बेटा एक्सप्रेस और दूसरी दी गई है इम्प्लाइड। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी, दीज आर द रिटन टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो आपका बीमा होता है, बीमे का जो प्रपत्र आपका होता है, उस प्रपत्र में जो लिखित तौर पर जितनी भी चीजें दी गई होती है, दे आर नोन एज एक्सप्रेस वारंटीज। दूसरी है इम्प्लाइड वारंटी, दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर नॉट रिटन एंड आर नॉट मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसी वारंटीज विच इज नॉट टू बी मेंशन्ड, विच इज नॉट इन द रिटन फॉर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नोन एज इम्प्लाइड वारंटीज, उनको आप कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, अंशदान का सिद्धांत। According to this principle, if you have to taken the insurance with more than one company, in case of loss, you have to receive the compensation on proportionate basis. अगर आपने अपनी संपत्ति का बीमा एक से अधिक कंपनी के पास करवा रखा है, तो हानि की अवस्था में आपको अनुपातिक आधार पर उन कंपनियों के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी। अर्थात एक ही कार का बीमा आपने दो कंपनी के पास करवा रखा है, ए और बी, दो कंपनी के पास आपने बीमा करवा रखा है। ए कंपनी के पास आपने 5 लाख के लिए बीमा करवाया है, बी कंपनी के पास आपने 4 लाख के लिए बीमा करवाया है, और एक्चुअल जब भी आपको लॉस होगा तो 5:4 की रेशो में आपको कंट्रीब्यूशन पे किया जाएगा दोनों कंपनियों के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जब आपका लॉस होगा तो आपको 9 लाख रुपए मिलेंगे। नो, सपोज आपको 3 लाख रुपए का लॉस होता है, तो वो 3 लाख रुपए 5:4 की रेशो में दोनों ए और बी कंपनी के द्वारा पे किए जाएंगे। आपको वो लॉस आपको जो होगा वो उनके द्वारा दिया जाएगा। किस कंडीशन में? जनरल इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में ये लागू नहीं होता है। वहां आपने चाहे 4 कंपनी के पास भी बीमा करवाया है तो आपको पूरी राशि आपको पे की जाएगी, क्योंकि बेटा जो ह्यूमन लाइफ होती है, व्यक्ति की जो लाइफ होती है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन का कितनी भी राशि के लिए बीमा करवा सकता है। लेकिन सामान्य बीमे में, विशेषकर संपत्ति के केस में क्या होता है कि अगर आपने एक से अधिक कंपनी के पास बीमा करवा रखा है तो हानि की अवस्था में आपको वहां पर अनुपातिक आधार पर पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, once you have to take the compensation from the insurance company, then the right of the assets has to be transferred to the insurance company. इस सिद्धांत के अनुसार एक बार जब व्यक्ति ने किसी वस्तु की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली हो, तो उस वस्तु अथवा उस संपत्ति का जो अधिकार है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। जिस वस्तु के अगेंस्ट आपने क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली है, उस वस्तु का मालिक फिर आप नहीं रहते हैं, उसका जो मालिक होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी बन जाती है। आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उस कार के एक्सीडेंट के एवज में पैसे दे दिए। उसके बाद और मान लो जो अगर वो कबाड़ में उस कार को बेचना है तो वो जो संपत्ति बन जाएगी वो किसकी हो जाएगी? वो संपत्ति हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द राइट ऑफ ओनरशिप हैज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम इंश्योरर टू इंश्योर्ड के पास चली जाती है। बीमाकर्ता से बीमाधारी के पास चली जाती है। बीमाकर्ता उसका मालिक बन जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इस सिद्धांत के अनुसार जितना हो सके हानि को कम किया जाना चाहिए। हानि को कम किया जाना चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार। अर्थात यदि लॉस हो रहा है और व्यक्ति को उस लॉस का पता चल जाता है तो उसे उस संपत्ति को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। आपने फायर इंश्योरेंस ले रखी है, आपने अपने मकान का अग्नि बीमा करवा रखा है, आपके मकान में आग लग जाती है
तो आपको जितना पॉसिबल हो सके, जितनी वस्तुओं को आप बचा सके वो वस्तुएं आपको बचानी चाहिए, उसकी सेफ्टी करनी चाहिए। आपको फायर वालों को बुलाना चाहिए, आपको वहां पर उस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप जो हानि है उसको कम कर सको। इस प्रिंसिपल्स के अनुसार यू हैव टू मिनिमाइज द लॉस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लॉस शुड बी मिनिमाइज बाय द पार्टी। उनके द्वारा उसको कम किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है उसके द्वारा उसको कम किया जाना चाहिए। और लास्ट है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज, निकटतम कारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बीमा कंपनी के द्वारा तभी राशि अदा की जाएगी यदि जिस कारण के लिए आपने बीमा लिया था उसी कारण से हानि हुई हो। यू हैव टू टेक द थेफ्ट इंश्योरेंस एंड देयर इज ए लॉस बाय फायर, you will not receive the compensation। अगर आपने चोरी का बीमा करवाया था अपने घर का और घर में आग लग गई तो आपको थेफ्ट इंश्योरेंस से राशि प्राप्त नहीं होगी। अर्थात यहां पर क्या बोलता है, प्रोक्सीमेट कॉज का मतलब क्या है, इफ देयर इज ए लॉस बाय थेफ्ट देन यू हैव टू रिसीव द कंपनसेशन, इफ देयर इज ए लॉस बाय फायर एंड यू हैव टू टेकन द थेफ्ट इंश्योरेंस you will not receive the compensation। compensation is to be paid only then if there is a proximate cause, अगर निकटतम कारण है, अगर वही कारण है जिस कारण के लिए आपने बीमा करवा रखा है। That's all for the day। Thank you।